नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम आपसे चर्चा करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, पैमाने का प्रतिफल क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं क्या हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का महत्व क्या है। यूं तो प्रकृति का नियम बिल्कुल अनोखा है। अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का आर्थिक सिद्धांत में बड़ा ही महत्व है। आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की महत्ता को समझने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए हमको यह समझना है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है क्या। मैंने कहा कि प्रकृति का नियम अनोखा है। सचमुच जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप क्यों न रहें, वहाँ आपको प्रकृति के नियमों को आत्मसात करके चलना होगा। आप प्रकृति के नियमों को झुठला नहीं सकते, चाहे वह अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वह निर्माण का क्षेत्र हो, या फिर अन्य किसी क्षेत्र में भी आप रहते हैं। वहाँ आपको प्रकृति के नियमों को देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। ये और बात है कि कई बार हमारे अनुभव की कमी हमें प्रकृति के नियमों को बारीकी से समझने से दूर रखता है। भली भांति हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हम व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, रोजगार करते हो, व्यापार करते हो, उत्पादन करते हो, या फिर कोई अन्य कार्य, मैं इसलिए इसकी विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि मान लिया जाए कि आप इन सारे कार्यों में से किसी कार्य को नहीं करते हैं। आप अपने जीवन से प्रकृति के नियम को, उसकी महत्ता को, उसकी मान्यताओं को और उसके अनोखेपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपको सीखने की क्षमता, आपको याद रखने की क्षमता, आपके शारीरिक क्षमता, सबके अंदर प्रकृति के नियम की झलक आपको दिखाई पड़ेगी। खैर, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को या उसकी इकाई को हम बढ़ाते हैं, तो उत्पादन 3 स्टेज में बढ़ जाता है। 3 भागों में, 3 अवस्थाओं में, 3 पार्ट में बढ़ जाता है। उत्पादन के साधनों की मात्राओं
में जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं, हमको प्राप्त होने वाली उत्पादन की जो मात्रा है वह इन तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होती है। साधन की इकाइयों और उत्पादन की मात्राओं के बीच जो संबंध को बतलाता है, हम जिस परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जितनी संख्या में लगाते हैं और उन इकाइयों को लगाने के बाद उत्पादन की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, तो साधन की इकाई और उत्पादन की मात्रा के बीच जो संबंध को बतलाता है उसको हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। कहता है कि जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा में वृद्धि करते चले जाते हैं, उसी अनुपात से हमको उत्पादन की मात्राएं प्राप्त नहीं होती है। शुरुआती क्रम में हम जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं या परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में वृद्धि करते हैं, तो पहले उत्पादन बढ़ते हुए अनुपात में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी प्रारंभिक जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है, उस अवस्था में हमें उत्पादन बढ़ते हुए दर से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के रूप में प्राप्त होता है। पुनः जब उत्पादन की मात्रा को और अधिक बढ़ाने के लिए हम परिवर्तनशील साधन की एक और इकाई को लगाते हैं, तो उत्पादन हमको उसी अनुपात में प्राप्त होता है जिस अनुपात में हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लगाते हैं। अर्थात सेकेंड स्टेज, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। और थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था उसकी है जब हम उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके परिवर्तनशील साधन की एक इकाई को लगाते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो मात्रा है वह घटते हुए दर में प्राप्त होता है, अर्थात लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसको प्रकृति की अस्थायी अवस्था मानी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शुरुआती क्रम में बढ़ते हुए दर से प्राप्त होता है, पुनः हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की मात्रा को बढ़ाते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, तो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद पुनः बढ़ाते हैं तो घटने लगता है। यह जीवन का भी क्रम है, यह हमारे और आपकी क्षमता का भी क्रम है। हम किसी बात को, किसी विषय को, किसी काम को एक निश्चित समय में जितना कर पाते हैं, जब हम निरंतर उसको करने का प्रयास करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता घट जाती है। हम किसी विषय को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि लगातार हम सुनते रहे तो सीखने की जो क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, वह घटने लगती है। हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले
1 घंटे तक जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिसका अध्ययन मैंने किया वो मेरे ध्यान में होता है। पुनः दूसरे घंटे जो करते हैं उसमें आधी चीज़ें बाहर निकल जाती है। और यदि उसको कंटिन्यू कर दिया जाए तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, तो जितना हम अध्ययन करते हैं वह उतना ही तेजी से घटता हुआ अनुपात में या दर से हमको प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रकृति ने बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था बनाई है जिसकी तुलना आप किसी व्यवस्था से नहीं कर सकते हैं। इसकी मान्यताएं क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है। यह मान लिया जाता है कि संगठन, उत्पादन विधि, तकनीकी ज्ञान आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होगा तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा। इस नियम का संबंध उत्पादन की मात्रा से है, न कि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का जो महत्व है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। कहता है कि इस नियम का संबंध उत्पादन की मात्रा से है, वस्तु के मूल्य से कोई संबंध इसका नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों को कम से कम परिवर्तनशील साधन की छोटी छोटी समान इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को आप छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं उसको आप अपने अनुरूप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपने अनुरूप उपयोग नहीं कर सकते हैं। परिवर्तनशील साधन क्या है? श्रम, पूंजी, यह परिवर्तनशील साधन है। भूमि स्थिर साधन है जिस पर उत्पादन का कार्य होता है। तो आप केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में वृद्धि या कमी अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में कोई उत्पादक केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में कमी या वृद्धि कर सकता है। स्थिर साधनों की मात्रा में कोई कमी या वृद्धि नहीं कर सकता है। स्थिर साधनों की मात्राओं में कमी या वृद्धि करने के लिए उसको दीर्घ काल में जाना होगा, अल्पकाल में यह पॉसिबल नहीं है। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयां एक सी कार्यकुशल मानी जाती है। श्रम की पहली इकाई हो, दूसरी इकाई हो, तीसरी इकाई हो, चौथी इकाई हो, या जितनी सारी इकाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं, उसकी सभी इकाइयों को एक समान कार्यकुशल मानी जाती है। किसी की कार्यकुशलता पर, किसी की कार्य क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, वह समान होता है। इसकी मान्यता को आपने समझा, इसका महत्व क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का महत्व क्या है? यह नियम सर्वव्यापी है। मैंने कहा कि आप व्यापार करते हो, अध्ययन करते हो, अध्यापन करते हो, सीखते हो, सिखाते हो, या फिर उत्पादन का कार्य करते हो, अर्थात दुनिया के हर कोने में, हर क्षेत्र में यह नियम व्याप्त है, अर्थात सर्वव्यापी है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का, आप चूंकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को समझते होंगे कि माल्थस ने जो पॉपुलेशन थ्योरी दिया, उस पॉपुलेशन थ्योरी का भी आधार परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही था। उन्होंने कहा था कि यदि जनसंख्या पर हम नियंत्रित नहीं करते तो प्रकृति उसको नियंत्रित कर देगी। मैं उसके बृहद चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं परिवर्तनशील अनुपातों की बात करता हूं
तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का आधार भी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही था। यहां तक कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो का लगान सिद्धांत का भी आधार परिवर्तनशील अनुपातों का ही नियम है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की भूमि पर उत्पादन करते हैं तो प्राथमिकता किसकी दी जाती है? ए ग्रेड लैंड की। जब ए ग्रेड लैंड की पूर्ति कम हो जाती है तो बी ग्रेड लैंड पर जाता है, बी ग्रेड का हो गया तो सी ग्रेड पर जाता है। अर्थात मांग की तुलना में पूर्ति जैसे जैसे कम होती चली जाती है, उत्पादक ए ग्रेड से बी ग्रेड, बी ग्रेड से सी ग्रेड, सी ग्रेड से डी ग्रेड पर जाता है। लेकिन कोई उत्पादक जब उत्पादन प्रारंभ करता है तो वह प्रारंभिक अवस्था में ए ग्रेड लैंड पर यानी प्रथम श्रेणी की भूमि पर उत्पादन को पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उत्पादन अत्यधिक मात्रा में उसको प्राप्त होता है। लेकिन जब उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, उसकी मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाती है, तो वह मजबूर होकर के कोई उत्पादक बी ग्रेड लैंड पर अर्थात द्वितीय श्रेणी की भूमि पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करता है। जनसंख्या का आवास प्रवास भी परिवर्तनशील अनुपातों पर निर्भर करता है। सीमांत उत्पादन सिद्धांत का भी जो आधार है वह भी परिवर्तनशील अनुपातों पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जितने सारे कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। आप उसको दूसरे तरह से भी हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है। आप व्यवहारिक जीवन में भी इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। कई बार आप कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा प्राप्त होता है। कुछ लोग हैं जितना मेहनत करते हैं उतना ही प्राप्त होता है, और कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कम प्राप्त होता है। यह भी एक उदाहरण है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तरह। इसलिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आर्थिक सिद्धांत के विश्लेषण के दृष्टि से बड़ा ही महत्व है, और इसके महत्व के कारण आर्थिक सिद्धांत में जो गतिविधियां होती है उनमें यह प्राथमिकता के तौर पर लागू होती है। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। नमस्ते।